नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो विषयों पर बात करेंगे। एक तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह वहां की पार्लियामेंट को, वहां की सुप्रीम कोर्ट को, वहां मंत्रियों के घरों को, यहां तक के प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिस तरह केपी शर्मा ओली की विदाई हुई, उनकी सरकार की विदाई हुई, और अचानक एक नया नाम आया बालेंदु शाह का, जो काठमांडू के मेयर हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अमेरिका परस्त हैं या डीप स्टेट के आदमी हैं। तेजी से उनका नाम चला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। फिर अचानक दो दूसरे नाम आए, उनमें भी अगर अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने शपथ ली तो वो हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कौन है? जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली और जो वहां पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, और अब प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री। और उनके कुछ इंटरव्यूज आए हैं, उनके कुछ बयान हैं भारत के प्रति, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका अनुराग है, जो उनका विश्वास है भारत की लीडरशिप पर भी, प्रधानमंत्री मोदी पर भी। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। एक ही झटके में डीप स्टेट कहें, अमेरिका कहें, वो भी आउट, कम्युनिस्ट कहें या चीन के पिट्ठू कहें, वो भी आउट। और अचानक नेपाल में एक ऐसी लेडी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर आ गई, जो अब भारत की और भारत की लीडरशिप की प्रशंसा कर रही है। इसको डिकोड कराएंगे। और दूसरी बात ये कि एक नया संदेश ट्रुथ सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का आया है। वो क्या है अभी नहीं बताऊंगा, जब इस पर चर्चा करेंगे तभी बताऊंगा। और उससे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक इतना बड़ा यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन में कैसे देखने को मिल रहा है भारत को लेकर के। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित जियोपॉलिटिकल मामलों के भी, रक्षा सुरक्षा मामलों के भी विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और जरा नेपाल पर भी और ट्रंप साहब पर भी चर्चा करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। अजय जी, जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपका। सबसे पहले नेपाल पर चर्चा करें। नेपाल में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से घटा है, और मुझे लग रहा था कि भारत विरोधी केपी शर्मा ओली की तो विदाई हो रही है, ये तो सुनिश्चित हो गया, कहीं दूसरी दुर्घटना ना हो जाए, कोई अमेरिका का या डीप स्टेट का आदमी ना आकर के बैठ जाए। लेकिन अंत भला सो सब भला। क्या इसी रूप में आप भी देख रहे हैं? कैसे इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? ओमकार जी, मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा मैं थोड़ा वेट करूंगा। एट द फेस ऑफ इट जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है और उसका रीज़न भी लगता है। देखिए, नेपाल में जो हुआ उसके काफ़ी विश्लेषण हो चुके हैं, सो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑर्गेनिक इश्यूज भी थे, बाहर की प्रॉब्लम्स भी थी, चाइना के गोद में बैठा हुआ था नेपाल, वो हमारे लिए भी सिरदर्द बन गया था। ओली साहब के कई कारनामे तो हैं, बाकी करप्शन वगैरह, मिसमैनेजमेंट, तो वो ऑर्गेनिक उनको प्रॉब्लम थी। एक और अगर आप देखें तो 2017 तक नेपाल जो था वो पूरी तरह अपने इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए भारत पे डिपेंडेंट था। 2017 में इसने पहली बार जाके अपना जो नेट है कि उसको चाइना से कनेक्ट किया था। और फिर पिछले साल ही ये बातें आनी शुरू हो गई थी कि क्या जैसे चाइना ने अपने देश में पूरा बंद कर रखा है, बाहर वाले अंदर आ नहीं सकते,
इंटरनेट उनका अपना, हर चीज़ ही अपनी है, और उनका इनफैक्ट जो अलीबाबा स्टोर है वो अमेजोन से बहुत बड़ा है। तो खबरें आनी शुरू हुई थी कि नेपाल भी शायद उसी हिस्से का एक, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें नेपाल के लोगों को ये इशू था कि भाई चाइना पे क्या भरोसा करें, वो हमें तो चलो यही था कि बाहर का प्रोपेगेंडा आता है, लोगों का दिमाग खराब होता है, तो उसकी, जैसे पाकिस्तान ने भी किया है फायरवॉल बीच में, आपको याद होगा, वहाँ पे आप ट्विटर वगैरह वीपीएन के बिना एक्सेस नहीं कर सकते आज। तो तब यही शंका तो लोगों ने कहा था अरे ज़्यादा पुलिसिंग करनी ठीक नहीं, और चाइना पे क्या भरोसा है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, भारत और चाइना, यूएसए दोनों को अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था जब चाइना का राइज हो रहा था इसके अंदर, नेपाल के अंदर। और अगर हम ये अभी मान के चलते हैं कि चाइना को यहाँ से खदेड़ दिया गया जैसे बांग्लादेश से खदेड़ा है, तो फिर जिसने किया है, जिसमें बारबरा फाउंडेशन का नाम आता है, ये हामी नेपाल, उसकी फंडिंग यूरोप, क्या कहते हैं उसको, अमेरिका से आई है, तो अभी सब सामने आ गया है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हुई। एक तो जितना वायलेंस हुआ ना, आई थिंक वो शायद नेपाली करैक्टर और नेपाली सभ्यता के साथ जाता नहीं है, कि आपने लेडीज़ को मारा, आई मीन बड़े हथों पे वार किया, वो थोड़ा अजीब था। दूसरा, लोगों ने, वो जनरेशन जिसने राजशाही भी देखी थी, जिसने वो राजमहल के अंदर हुए हत्याकांड भी देखा, जिन्होंने बाद में माओइस्ट का साथ जो हुआ, जो तब हत्याएं हुई, वो भी देखी, झेली, तो वो जनरेशन आज मौजूद है। और हमारे कश्मीर कितना नहीं है कि जहाँ कश्मीर में वो बच्चे आज अपनी हिस्ट्री को इसलिए भूल गए कि उनके पेरेंट्स बता ही नहीं सकते कि यार मैं था, मैंने पड़ोसी घर में पत्थर मारे थे, उनकी बेटी को उठाया था, कैसे बताएगा बाप। वहाँ वाला ऐसा स्टिग्मा वहाँ नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, उनके साथ हुआ, वो रिसीविंग एंड पे थे। तो वो एक जो कहते हैं ना, आपकी देश की मेमोरी, डीएनए में वो चीज़ें रहती हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि लैंड लॉक्ड है नेपाल, लैंड लॉक्ड है, तो यूएसए जितना भी चाहे, अगर हम ये पूरा का पूरा मान लें कि यूएसए ने तख्ता पलट किया है सपोज, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ हमारा भी इंटरेस्ट था कि राजशाही वापस आए, और राजशाही एक डेमोक्रेटिक राजशाही वापस आए, जिसमें जो राजा है वो एक, जैसे महारानी है, जहाँ अभी आजकल चार्ली, किंग चार्ली, चार्ल्स बना हुआ है जो अपना इंग्लैंड का, कि एक आप सेरेमोनियल हेड बन जाते हो और देश में डेमोक्रेसी चलती है उस राज्य के नाम पे। तो कुछ हमारी भी ये इच्छा थी कि ऐसा हो। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सब कुछ यूएस ने कराया, तो भी यूएस की लिमिटेशन है, उसको कुछ भी करने के लिए नेपाल के लिए उसको हमारे ऊपर से उड़ के जाना पड़ेगा। और हम पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि अफगानिस्तान के लिए रास्ता खोल दो, जाओ मारो मुसलमानों को, हमारे ऊपर से जाओ, हमें डॉलर्स दो, हमारे अंदर से अपनी रसद लेके जाओ, और हमारे भाई जो हैं उम्मा के उनको मारो, ऐसा तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यूएसए की लिमिटेशंस हैं। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि, और ये भी बात, चौथी बात ये मैं बताऊं कि ये आज का नहीं है, ये प्रोसेस लगभग 10 साल से इसमें काम हुआ है, उसमें पिछले 1.5-2 साल में ज़्यादा काम हुआ है। और उसका हमें देखने में एक सबूत मिला था जब पिछली बार ओली साहब मिलने गए थे शी जिनपिंग को, तो शी जिनपिंग ने काफ़ी उसको रूडली उससे पेश आए थे। और शी जिनपिंग साहब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी रूडली पेश आए थे। आई थिंक उनको पता चल जाता है पहले ही कि मेरा पैर उखड़ने वाला है। आप देखिए शेख हसीना को उसने बड़ा रूडली अटेंड किया था लास्ट विजिट, और सेम इसके साथ हुआ था। तो पॉसिबल उसको समझ आ गई थी कि वो चाइना उसमें से गेम लूज कर रहा है। तो ये जो लंबी प्रोसेस है, हो सकता है कि जब भारत के रिश्ते यूएसए के साथ अच्छे थे, और मैं जैसे कहता रहता हूँ हमेशा कि ट्रंप को आप साइड पे रखें, तो हमारा आपस में एजेंसीज का, पेंटागन के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी ठीक रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट हमारे और प्रॉब्लम खड़ी करता है, पेंटागन का हमेशा, कि वो फौजी को समझते हैं, स्ट्रेटजिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमने भी कॉपरेट किया हो। और आज ये सिचुएशन बन गई है कि अमेरिका ये जो करने के बाद, या तो ये पहले का एक फार्मूला हो, हम हमारे एग्रीमेंट हो आपस में, जहाँ हो सकता है कि आज की हालत जिसमें कि भारत को अमेरिका बुली नहीं कर सकता, ये वही अमेरिका है जिसने भारत की ज़मीन के अंदर ही सीआईए को भेज के तिब्बतियन ट्रुप्स को ट्रेन करके चाइना के खिलाफ लड़ाया था। वो 60s की बात है, 62 में हम हारे हुए थे, चाइना के बाद वल्नरेबल थे, वीक थे, अमेरिका से मदद मांगते थे, तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम अंदर युद्ध लड़ाओ, और तुम्हारी टेरिटरी का, कलिम्पोंग का और बाकी इलाकों का इस्तेमाल करूंगा। आज भारत वो नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो बदलती हुई रिलेशनशिप का जो प्रोफाइल हमारा वो बना, एटलीस्ट लीडरशिप के लेवल पे, उसके बाद ऐसा हुआ है कि भारत को एक लीवे दी है यूएस ने, विद अंडरस्टैंडिंग जो भी होगा। और इसलिए हमें दिख रहा है कि एक प्रो भारतीय जो चेहरा आया है, बिकॉज देखिए ये वो मैडम है, कार्की मैडम, जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।
इनको माओइस्टों ने इम्पीच करने की कोशिश की, जैसे हमारे एक जज साहब को इम्पीच करने का इधर काम चल रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो नेपाल में जो ऑर्गेनिक जो लोगों को हुआ भावना आई कि बहुत हो गया यार अब करप्शन, उसकी जन्मदाता यही है। ऑफ कोर्स इनका वायलेंस में, फंडिंग में कहीं नाम नहीं आता। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, अपने देश के लिए वेल मीनिंग थी। अब हमारे देश में भी अन्ना हजारे साहब वेल मीनिंग थे, उन्होंने एक दूध पैदा कर दिया, हमारे पल्ले डाल दिया केजरीवाल। अदरवाइज जब वो मूवमेंट शुरू हुई थी, आपको याद होगा, हम सारे फैसिनेटेड थे। केजरीवाल के सीएम बनने तक भी हम फैसिनेटेड थे, काफ़ी सारे लोग। पता नहीं, मेरे को आपको तो नहीं पता, पर मैं दिल्ली में था उन दिनों, तो मुझे याद है। और अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में तो रात को हम बैठते भी थे वहाँ पे हाजिरी देने के लिए। तो समय समय हाँ, मैं सच है, सच अपने बोलते हैं। मैं अपने ड्राइंग रूम में बहस किया करता था कि ओके। ये एक अच्छा बंदा आया है, ये काफी हद तक चीजों को ठीक कर देगा, जी। लेकिन सभी के अरमानों पे पानी फेर दिया इसने। तो अब इसलिए मैंने जब आपने कहा ना कि आप, मैं सहमत हूँ, और मैं आशा करता हूँ और मैं ये प्रे करता हूँ कि जैसे हम असेस कर रहे हैं ऐसा ही हो। हमारा एक नेपाल के साथ अच्छा संबंध बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, हमको बिग बुली ना बने, इक्वल। हम भारत ने हमेशा अपने छोटे से छोटे देखो बराबर माना है, हालांकि एलिगेशन लगते रहे हैं हमारे ऊपर। उस पर अगर हम इसको सिक्योर कर सकें, जैसे हमने भूटान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इनके साथ हो सके, तो एक ये हम सबके लिए अच्छा है। अमेरिका की लिमिटेशन है, एक उसकी कैपेबिलिटी की बात होती है। जब एक लैंडलॉक्ड, उसको अमेरिका को देखो पाकिस्तान के का कितना न्यूसेंस बर्दाश्त करना पड़ा, बिकॉज उनको अफगानिस्तान पहुंचना था, रास्ता चाहिए था। और इधर भारत के साथ रिलेशन खराब हो रखे हैं, ऊपर से भारत पाकिस्तान नहीं है, पावरफुल है। तो हो सकता है ये आज का कॉम्प्रोमाइज़ हो, जब पहले की सेटिंग थी कि भाई ऐसा ऐसा होगा। और क्योंकि भारत तख्ता पलट नहीं करता, हम लोग रजीम चेंज में विश्वास नहीं करते, ये काम सी यही एक है। और इसमें डेफिनेट नज़र आता है अमेरिकन फुटप्रिंट, वो उसको इग्नोर कर नहीं सकते। ऑर्गेनिक, और किसी ने भी कहा भी कि नहीं नहीं ये तो इनकी अपनी प्रॉब्लम थी। हर देश में जहाँ रजीम चेंज हुआ अपनी प्रॉब्लम तो होती है ना, उसी में आगे तड़का लगाते हैं वो ग्राउंड सही रियाज है। करते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। वैसे तो आपने बहुत सारे विषयों को एक तरीके से अंडरलाइन कर ही दिया है, लेकिन कुछ सवाल तो दिमाग में उठते हैं अजय जी। जी। लगभग 60 घंटे के भीतर इतना बड़ा कांड हो जाना, पार्लियामेंट को फूंक देना, सुप्रीम कोर्ट को फूंक देना, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जला करके हत्या कर देना, मंत्रियों को निवस्त्र करके पीटते हुए नदियों में फेंक देना। जैसा आपने भी कहा कि ये नेपाल की कल्चर नहीं रही है, उसकी संस्कृति नहीं रही है, इस तरह के लोग वहां नहीं रहे हैं। लेकिन ये कैरेक्टर जो चेंज हुआ है, ये कौन लोग थे? आग लगाने वाले, पीटने वाले, हत्या करने वाले, ये आम नेपाली कल्चर के लोग तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। पिछले 20 साल में मिशनरीज ने बहुत काम किया है नेपाल में, और मिशनरीज से ज़्यादा जिहादियों ने बहुत काम किया है। आईएसआई ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड रखा है। और आप, हम सब समझते हैं कि कम्युनिज्म जो ये फैलाते हैं, इनके हिसाब से तो ईश्वर है ही नहीं, ये किसी धर्म को नहीं मानते। कम्युनिज्म की हिस्ट्री तो ये है ना कि ये सब बकवास है। लेकिन यही कम्युनिस्ट जो हैं आज इस्लामिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं हर जगह, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पे उनकी हार हो रही है ना, इन्होंने जो एज ए गवर्नेंस का मॉडल जो सामने रखा, सारी कम्युनिस्ट कंट्री फेल हुई। फिर इनका जो हड़ताल वाला मॉडल है, इनको जगह जगह पिटाई भी हुई। तो इन्होंने एक नया मॉडल चुन लिया है जिसमें इस्लामिस्ट को साथ रखते हैं, जो हिंसक हैं, वायलेंट हैं, और उनको किसी को मारने मुरने में, आप सबको पता है, उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस्लामिस्ट जो आए, डेमोग्राफी चेंज हुई, ये भी एक रीज़न था जो मेरे से छूट गया, कि वो जो जनता, वो जनरेशन जिसने हत्याएं देखी, सब देखा, उन्होंने ये भी देखा कि एक पूरी तरह का हिंदू राष्ट्र कैसे कैसे इसमें डेमोग्राफी चेंज आया पिछले 20 साल में, जिसमें लोग क्रिश्चियन भी बने हैं। और इस्लामिस्ट में प्रॉब्लम ये है, जैसे कि बर्मा में भी हो रहा है, वहाँ के जो जिहादी हैं, वहाँ जो मुल्ले हैं, वो पाकिस्तानी हैं। बर्मा में भी ये हुआ है। और आईएसआई का गढ़ है नेपाल के अंदर, हमारे काफ़ी सारे टेररिस्ट, आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा कि जम्मू में इनकाउंटर हुआ, ट्रक के अंदर छुपे हुए थे, ट्रक के अंदर बंकर बना, वो सारे के सारे नेपाल से आते हैं। वो पाकिस्तान से निकलते हैं टिकट लेके, दुबई की, श्रीलंका की, वहाँ से फ्लाई करते हैं नेपाल, और नेपाल से उनको बिना हथियारों के यहाँ भेज दिया जाता है। हथियार यहाँ ऑलरेडी हैं। तो जब आपने एक विचारधारा को
पनपने दिया अंदर एज ए प्लान। और ये प्लान जो था ये इसमें कम्युनिस्ट जो एंटी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अमेरिका का जो प्लान था वो तो इनको उनसे दूर करना था। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला, इनका करेक्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन नेपाली करेक्टर चेंज हो चुका है। अगर आपका 10 से 15% पॉपुलेशन भी डिफरेंट चली जाए, और अमेरिका ने, सबको पता है, फंडिंग आई है यहाँ पे लोगों को नास्तिक बनाने के लिए। जैसे आपने सनातन छोड़ा और आप बहुत अच्छे हो, आप कहते हो कि सनातन भी सब ऐसे है, इस्लाम भी ऐसे है, क्रिश्चियनिटी भी ऐसी, आपका नाता टूट गया और आप थोड़े वीक हो और आप कन्वर्ट हो गए, तो एक नया जो कहता है ना, मुल्ला भी 7 बार नमाज पढ़ता है 5 की जगह, तो ये लोग होते हैं। और फिर एक बात हो रहा है, इसमें जब फायरिंग हुई थी उसमें भी शुरू में ये निकल के आया था कि पुलिस ने कहा था हमने फायर नहीं किया, हमने रबर की गोलियां चलाई हैं, ये जो मारे गए हैं बच्चे एक्चुअल बुलेट फायर हुए हैं। और वो वैसे संभल में हमारी घटना हुई थी। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब अगर 5-6 लोग हों 50 के भीड़ में जो कि ये करना चाहते हैं, आगजनी करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, जब वो शुरुआत करते हैं ना, फिर एक मॉब मेंटलिटी बन जाती है, फिर सारे ही उसमें उसमें खिंचे हुए चले जाते हैं। ये एक ह्यूमन साइकिल है। तो बिल्कुल करेक्टर चेंज हुआ है नेपाल का और उसका रिजल्ट हमारे सामने है जी। दूसरा पॉइंट, अचानक बालेंद्र शाह का नाम चलता है, ये खबरें भी आती हैं कि रैपर से ये मेयर बन गया काठमांडू का। उसके बाद ये भी खबरें आई कि ये अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका परस्त भी है। फिर ये खबरें चलनी शुरू हुई कि डीप स्टेट का ये पहरवा है, एजेंट है, या जो भी कुछ कह लीजिए। फिर अचानक ये बाइट्स आनी शुरू हुई, युवाओं ने कहना शुरू किया कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और उसके बाद सेकंड थिंकिंग थॉट शुरू हुआ और ये सुशीला कार्की का नाम सामने आया। उनके कुछ इंटरव्यूज आए हमारे टेलीविजन चैनलों पर भी, नेपाल के भी कुछ मीडिया हाउसेस के उसमें, और उन्होंने फिर उनका बैकग्राउंड आया, बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और उनके भारत के प्रति उनके सकारात्मक बयान और मोदी जी की प्रशंसा करती हुई दिखाई दी एक आध इंटरव्यू में वो। और उसके बाद फिर उनको अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। कहीं कोई कड़ी जोड़ी जा सकती है क्या, या कोई कुछ हुआ है? देखो, एट द फेस ऑफ इट ओमकार जी, सबसे आसान काम होता है आग लगाना। सबसे आसान काम, माचिस निकाली, जैसे हमारे राहुल जी कहते हैं केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लगा दो। समझदार आदमी जो आग लगाता है ना, तो ये समझता है कि कल को आग उसके घर तक पहुंचेगी। आज आपने ओली साहब को निकाल के बाहर फेंक दिया, पुराने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को मार दिया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर के कपड़े फाड़ दिए, और सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आपको लगता है कि अब आप आए तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है 2 साल के बाद। वो एक ह्यूमन पॉइंट है। वायलेंस जितना हुआ, आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने प्लान किया। जैसे आप बात कर रहे हैं इसका बेलन का, जब आप सूदन की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं जो सामने निकले, उसमें फंडिंग भी उनकी क्लियर हो गई है, हालांकि वो कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप कहते हैं ना, जब तक घर में सियाने बड़े हैं ना, तो आप उनके खिलाफ भी क्या हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, क्या आप पैसे नहीं देते फादर साहब। जब चले जाते हैं तो फिर पता चलता कि वो समझ आती है। वो एक ह्यूमन एंगल है। एक नाम और आया था, और वो सज्जन वो हैं जिन्होंने नेपाल की बिजलीकरण को ठीक किया। नेपाल में 8-8, 9-9 घंटे बिजली नहीं आती थी। तो भारत ने जब सहयोग करना शुरू किया 2016 में, तो हमने जब उनको डैम बना के अपने अपने ग्रिड के साथ जोड़ा, तो उसके बाद उनकी नेपाल के अंदर की जो नेटवर्किंग थी उन्होंने किया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम भी जी आया जी, था। नाम आया था जी। हाँ, और वो भी, उन्होंने भी मोदी साहब की प्रशंसा की, बिकॉज उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है नेपाल को पूरा ट्रांजिट करते हुए, एक अंधेरे में रहने वाले देश से एक जगमगाता देश। तो आई थिंक कहीं पे एक तो भावनाओं की बात करें, जब लोगों ने, जैसे आपने कहा कि हमें मोदी जैसा चाहिए, जब आवाज़ें आने लगी तो बड़ी क्लियर सा सिग्नल था कि लोगों का ना, वो जब जनरेशन वो है ना ओंकार जी, उसको उसको अगर नेपाल के साथ अच्छा होता है तो उसका सारा श्रेय उन माँ बाप को आता है जो जिन्होंने वो टाइम देखा है, और जिन्होंने ये वाला चेंज भी देखा है और उन चेंज को नकारा है। आपने वीडियो देखा होगा, एक लड़के की माँ के डंडे के साथ उसको पिटाई कर रही है, जुलूस में था, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा हुआ कि ये सारी माएँ ऐसी हों। तो हमारे जनरल पांडे साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि आप आर्मी और पुलिस को मत भेजो, प्रोटेस्ट में माओं को भेजा करो कि अपने अपने बच्चों को पकड़ के ले आओ बार सही, बार। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ा इन्फ्लुएंस
और चौथा जो पॉइंट है वो जो जिसका इशारा जो आप कर रहे हैं, और हो भी सकता है कि शायद किसी लेवल पे इनको पीछे खींचा गया है, क्योंकि हमने कहीं आंखें दिखाई हैं कि भारत ने शायद बोला हो कि ठीक, इनफ इज़ इनफ, ये हमारा बैकयार्ड है, ये हमारा इनके साथ रोटी बेटी का संबंध है, और आप एक हद के आगे नहीं जा सकते कि आप यहाँ एक और पपेट यूनस की तरह बिठा दो और कल को हमारे खिलाफ ही शुरू हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज बैठ के हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, एनालाइज करके सोच सकते हैं कि रीज़न हो सकता है। भाई रीज़न एक्चुअल क्या है, सबका कॉम्बिनेशन है, कौन सी रीज़न ज़्यादा भारी है वो तो भी समय बताएगा, पर कुछ तो हुआ है। ये जो ट्रांजिशन हुई है एकदम से नए लोगों का नाम आना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, जैसे कारके जी का नाम आया, दंगे ख़त्म हो गए, आर्मी चीफ ने अपना रोल प्ले किया, और आर्मी चीफ के रोल प्ले करते टाइम पहले उनके महाराज की फ़ोटो साथ में थी। तो आई थिंक सिग्नलिंग ठीक हुई है, सिग्नलिंग ठीक हुई है, और हमारी प्रेजेंस वहाँ पे है, ISI की है, जो है हमारी पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। हम उस देश को नुकसान नहीं करना चाहते। तो कई लोग समझते हैं, बंगालियों की तरह, बांग्लादेशियों की तरह पागल नहीं है जी। दो चीजें और हैं। श्रीलंका में जब हुआ था कोई फेस नहीं था, बांग्लादेश में भी जब हुआ शुरू में कोई फेस दिखाई नहीं दिया था, बाद में समझ में आया कि बांग्लादेश में कुछ ताकतें थी, यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट विंग थी, उसका कोई नेता था जिसको ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका में भी लेकर लेकर गया था, और क्लिंटन के सामने उसको परिचय भी करा रहा था कि इसने ये सब कराया, हम तो पीछे से बस देख रहे थे। नेपाल में भी कोई चेहरा सामने नहीं आया। एक तो बिना चेहरे के जो ये सत्ता पलट के हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में। नंबर दो, पाकिस्तान का यूथ भी, जब हम वहां के वीडियो देखते हैं लोकल, या नेपाल का यूथ भी, दोनों देशों के यूथ की आशा की किरण कौन है? नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान का यूथ भी कहता है कि काश हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर होते, और नेपाल के युवाओं ने भी ये कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ये जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के जलने पर यहाँ कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं, और ये जो आवाजें आई हैं पाकिस्तान के युवाओं की और नेपाल के युवाओं की, ये इनके लिए निराश करने वाली चीजें हैं। जो यहाँ रिजीम चेंज करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को चलता करना चाहते हैं। दूसरे, ये जो कोई फेस नहीं है, 3-3 देशों में तख्ते उलट दिए गए, ये क्या है? नहीं, फेस तो देखो, अभी यहाँ पे जैसे नेपाल में हुआ, जैसे आपने बांग्लादेश के स्टूडेंट का नाम बताया, यहाँ भी जो ऑर्गेनाइजेशन हमी नेपाल जो काम कर रही थी, उसके अगर इंस्टाग्राम पेज पे देखें तो उसने उनका जो सूदन जो अमेरिकन पिट्ठू है, उसने तो पूरा कैलेंडर लगा रखा था कि कैसे करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है, किताबें लेके आओ, ये होगा, स्टूडेंट की वर्दी पहन के आओ, तो पूरा डिज़ाइन कोई कर रहा था। अभी क्या है कि हम उसको नहीं देख पाए, ये हम कह सकते हैं। आई थिंक नेपालियों को पूछेंगे तो नेपालियों को पता होगा, हम नहीं देख पाए बिकॉज हमारे अपने और मसले हैं, और प्लस नेपाल जनरली जो चाइना और हमारे स्विंग करता रहता है बीच में, जो कभी उनके राग गाता है तो वो ठीक है। बांग्लादेश में भी अगर आप देखें कि हमारी जो जनरल नॉलेज थी बांग्लादेश के बारे में कितनी थी, जब तक हसीना थी, सही। इवन सरकार लेवल के ऊपर भी देखिए, हम हसीना को एक्सेप्ट करते रहे, हालांकि करप्ट हो चुकी थी, उसने काफ़ी मिसमैनेजमेंट करना शुरू कर दिया था, और वो 88 ईयर्स के, आई थिंक 85 प्लस थी, और हम फिर भी उस पर बेट कर रहे थे, और ये नहीं सोचा कि कभी टपक जाएगी नेचुरल रीजन से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। थोड़ी हमारी भी दूरदर्शिता की कमी रह गई, और एज पब्लिक प्रॉब्लम हमें होता है, लेकिन लोकल सर्कल्स में अगर इंसान का शक्ल सामने नहीं होगी तो किसी NGO की शक्ल होगी, जो कि नेपाल में निकल के सामने आई हैं। और वो जो वहाँ का बेलन है, उसका तो रैपर जो है, उसने तो पहले भी काफ़ी चलाया था अभियान। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नेपाल में ऑर्गेनिक इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा थे, और छोटी कंट्री में क्या होता है कि छोटी कंट्री होने के कारण आपकी जो आपस में कनेक्टिविटी, जो मॉब, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारा सबसे बड़ी चीज़ क्या बचाती है, जो आप कह रहे हैं कि जिनके सपने टूट गए रजीम चेंज करने वाले, पंजाब में उठ के कोई खालिस्तान मांगता है तो हरियाणा वाला दर्द भाग यहाँ से, है ना। और हर सूबे का, हर प्रांत का एक अपना एक कल्चर है, और वो किसी गलत इशू के ऊपर दूसरे के साथ नहीं चलता।
हाँ, अगर देश के ऊपर आपदा आएगी, कोई अटैक होता, लड़ाई होती है, सारे के सारे हम खड़े हो जाते हैं। भारत जैसे देश को, सारे स्टेट्स को इकट्ठा करना, मोदी साहब के सामने खड़ा करना, वो तो फिर इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में को औकात पता चल गई। अभी यही इनको समझ आ रहा किसने वोट कहाँ डाला, किसने पेन कहाँ खराब कर दिया। तो ये तो उनके सपने रहेंगे। बट मेरा ये मानना है कि नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी चेहरे थे जो शायद हमारी नज़र में नहीं आए, और जहाँ पे चेहरे नहीं भी थे तो वहाँ एक संस्था सामने थी जो कोई ना कोई काम कर रही थी बैकग्राउंड में। उसके बिना नहीं होता। आप गाइडेंस के लिए, इंस्पिरेशन के लिए हमेशा देखते हो किसकी तरफ, अदरवाइज वैक्यूम में चीज़ें नहीं ग्रो करती। जी। और जो यहाँ तालियां बजाते हैं जब पड़ोसी देशों में आग लगती है, सत्ता पलट होती है, उनके तालियां बजाने और उनकी उम्मीदों पर जो तुषारापात हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे अजय जी? बड़ी खुशी होती है, तालियां बजाते रहे, रोते रहे। कहते हैं ना, बंद कई बार आंसू निकल आते हैं, खुशी के मारे भी और रोते हुए भी। इनके आंसू चलते रहने चाहिए जैसे भी हो। जब किसी पड़ोस में आग लगी हो तो वैसे हमारा सनातन कहता है कि हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये इसलिए खुश होते हैं कि ऐसा यहाँ भी होगा, जो जी। इनके सपने हैं, जो नहीं होगा, जो उल्टा होके जो मर्जी कर लें। और रही बात मोदी साहब को गिराने की, तो मैंने कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट का से इलेक्शन, उससे ज़्यादा क्या दिखेगा इनको। लेट्स सी। अब आगे बढ़ते हैं साहब। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हुआ है? ट्रंप साहब ने एक अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर अभी कुछ ही घंटे पहले एक मैसेज दिया है। इस मैसेज का मैंने अनुवाद किया है, और इसका कुल मिलाकर के जिस्ट ये है, मैं सारा ना पढ़ करके दर्शकों को बता दूं। इन्होंने कहा है कि जो कुछ चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक्चुअल में ये नाटो की लड़ाई है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लड़ाई थी। मैं तो लोगों, और ज्यादा लोग ना मरे, और ज्यादा सैनिक ना मरे, बस इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। इनका यह भी कहना है कि नाटो को, यूरोपियन यूनियन को, इनको मिलकर के चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए, रूस पर भी लगाना चाहिए। क्या है ये शिफ्ट दिखाई दे रहा है? भारत का जिक्र नहीं किया इन्होंने। ये तो अभी 2 दिन पहले तक भी यूरोपियन यूनियन को सलाह दे रहे थे कि भारत और चीन दोनों पर आप 100% टैरिफ थोप दो। भारत का नाम अचानक कैसे धीरे से इन्होंने इसमें से निकाल दिया? दो कारण है। एक तो यूरोपियन यूनियन को जिन्होंने बोला, उन्होंने आगे से शट अप कॉल दे दी कि तो अपना रास्ता नाप, भारत कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और दूसरा रीज़न ये है कि जब ये भारत के पीछे पड़ा था, तब आई थिंक आपके शो पे मैंने कहा था कि इसकी औकात नहीं है अमेरिका की कि तीनों को, रशिया, चाइना और हमें इकट्ठा चेप सके। तो इसने रशिया के प्रेसिडेंट को अलास्का में बुला के दोस्ती जप्फी जुप्फी डाल दी, और चाइना वालों को 90 डेज़ का टाइम दिया, हमें आइसोलेट करने की कोशिश की कि हम अकेले पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। वो तो ना हम अकेले पड़े, ना हम डरे, और फिर साथ में प्यूटिन भी खड़ा हो गया और साथ में चाइना भी खड़ा हो गया। तो हमारे यहाँ फेल हो गया, और फिर यूरोपियन यूनियन को प्रेशर डाला, उन्होंने मना कर दिया। तो ऊपर से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा के उसका जो अंदर हाल हो रहा है, जो उसके सपने थे कि मैं इतने बिलियन डॉलर कमाऊंगा। एक बार आपके शो पे मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पे 4 ट्रिलियन इनका इनकम टैक्स होता है, इसने कहा था मैं इतने टैरिफ बढ़ाऊंगा कि इनकम टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स तो 1 बिलियन नहीं हुआ, तो आप कहाँ चल पड़े आप 4 ट्रिलियन को ऑफसेट करने के लिए, 4000 बिलियन। तो वो स्कीम भी फेल होगी। तो अब इसने क्या किया, भारत को साइड पे किया, अभी नेक्स्ट पे आ गया, चाइना के ऊपर लग गया। तो ये एक एक करके टैकल करने की कोशिश कर रहा है, टैकल कोई हो नहीं रहा। इसकी बदकिस्मती ये है कि इस टाइम पे आया है जब बाइडन ने भी कुछ हद तक ऐसे ही कहता कि बाइडन ने इसको एक लड़ाई प्लेट में डाल के पकड़ाई कि तू संभाल। जेलेंस्की को उन्होंने पूरा किया। 300 बिलियन डॉलर अमेरिका ने बिना कुछ लिए यूक्रेन में खर्चे हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो पैसे दिए, हथियार दिए और पैसे लिए, इन्होंने पैसे भी नहीं दिए। तो इसको मार तो पड़ी है। 37 ट्रिलियन डॉलर का आपके पास, और इस कितने महीने बचे हैं, दिसंबर से पहले ना 9 ट्रिलियन डॉलर तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। और ये थोड़ी है कि किसी को अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, उसमें इन्वेस्टर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हैं, आपने बॉन्ड यील्ड सब पे करनी है, क्या करोगे? तो प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है। और तीसरा एंगल इसका देखने का ये है कि इसने पहले जो इसने ट्रेंड किया था, जब हमारे पीछे पड़ा था, हाथ धो के पीछे पड़ गया था
कि माई वे और हाईवे, बीच में कोई रास्ता ही नहीं। बिल्कुल। अभी ये अपने आप को स्केप रूट दे रहा है, भागने का रास्ता। इन्हें नेटो को बोला, इस ट्वीट ने जैसे आपने ट्रांसलेट किया था बिल्कुल सही, कि नेटो की जो पार्टिसिपेशन है वो 100% नहीं है। अगर आप लगाओगे टैक्स तो मैं भी लगाऊंगा। उसको पता है नेटो और यूरोपियन यूनियन नहीं अफोर्ड कर सकती, ना भारत पे टैक्स लगाने की, ना रशिया की तेल नहीं खरीदने की, और ना चाइना पे। चाइना ने पूरे यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में ले रखा है। इटली के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे चाइनीज कंट्रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो देश जो है वो ट्रंप के कहने पे चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे? वो लगाएंगे नहीं, और ये भी नहीं लगाएगा। इसने जोड़ दिया ना कि नेटो लगाएगा तो मैं लगाऊंगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं बोलता रहूंगा, तुम मत लगाना, तुम नहीं लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा। इसने अपने समझदार हो गया है कि भारत के साथ इसने बिल्कुल सरेआम ही मुंह उठा के आ गया था, थप्पड़ पड़ा जोर का। अभी अपने लिए एक रास्ता, भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। कहने का मतलब ये ओमकार जी, जब आपकी इकोनॉमी टूटने लगे ना, आप जितने मर्जी सुपर पावर हो, और इकोनॉमी टूटे चलो वो भी बर्दाश्त होती है। जब आपकी इकोनॉमी टूट रही है और बाकी आपके सामने एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है, और आपने इतनी बेवकूफ़ियाँ कर दी कि उन सबको जोड़ दिया हो आपस में, तो फिर आप ये कुछ करोगे, कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे, अभी कुछ बोलोगे। आप कह रहे हो रशिया पे और चाइना पे लगाओ। अगर आप सुपर पावर हो और आप दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हो और लड़ाइयाँ रुकवाना चाहते हो, तो आप यूरोप को क्यों नहीं कहते कि तुमने लड़ाई नहीं बंद की तो मैं तुम पे 100% टैक्स लगाऊंगा? उनको क्यों नहीं बोलता? लड़ाई क्या एक बंदा लड़ रहा है? देखो, लड़ाई कोई भी दो पहलू, दो लोग होते हैं ना, पक्ष, तभी तो लड़ाई होती है। आप एक के पीछे पड़ गए। तो बेसिकली आपका नेटो जो करे सब ठीक है, आप गोरे लोग जो करो सब ठीक है, आपको जो आंखें से दिखाए वो गलत है, तो उसके लिए आप ड्यूटी लगाओ। चाइना चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाएगा तो चाइना हमारे साथ और घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और हमारे लिए अच्छा है शॉर्ट टर्म में, 5-10 साल जो हमें भी चाहिए ग्रो करने के लिए। और हम नहीं चाहते इस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो, और इस लड़ाई में मारा जाएगा हीरा मंडी को। चाइना अगर हमारे फ्रेंडशिप पे उस पे आ जाता है तो फिर ये हीरा मंडी को कौन बचाएगा? अमेरिका तो बचाने से रहा, वो नहीं आने वाला। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, वो गलत डिसीजन ले लेता है। उसके बोलने का और प्रोटोकॉल तोड़ के बकवास करने का एक तरीका है जो गलत है। अदरवाइज वो चलता प्लान से है। उसने पहले भारत को आइसोलेट किया, नहीं कब वो आया, अभी भारत को साइड पे छोड़ दिया, नाम नहीं लिया जैसे आपने कहा। रशिया के साथ तो कभी कहता मैंने 2 घंटे बात कर ली, पुतिन से 3 घंटे बात कर ली। अब चाइना को टारगेट कर रहा है, और टारगेट किसको कर रहा है? यूरोपियन यूनियन को कहता तुम करो, नेटो को बोलता तुम किस पे सैंक्शन लगाओ तो मैं लगाऊंगा, उन्होंने लगाने दिया। तो बेसिकली नहीं, उसने ये भी कहा इस ट्वीट में, इस संदेश में, कि यूरोप के कई देश जो हैं वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, ईंधन खरीद रहे हाँ, हैं, कि वो ईंधन खरीदना बंद करे तो फिर मैं सोचूं आगे। सोचूंगा। यानी तुझे तुझे अब पता लगा है कि यूरोप के देश वहां से ईंधन खरीद रहे हैं, और तू भी तो खरीद रहा है भाई, यूरेनियम फर्टिलाइजर खरीद रहा है, यूरेनियम खरीदता यूरेनियम यूरेनियम खरीदता है, तो तू पहले बंद कर, उसके बाद यूरोप के देशों को कहे या भारत को कहे। ये अभी तक हम कहते थे कि तू हमें बोल रहा है, तुम चाइना को नहीं बोलता, तू टर्की को नहीं बोलता, तू यूरोपियन यूनियन को नहीं बोलता। अब कोई यूरोपियन यूनियन के अंदर से उठ के बोलेगा ट्रंप को कि हमारे बंद करने से पहले तू बंद करा। बिकॉज ये चाहता है वहां से तेल खत्म ना आए, सप्लाई आए। अमेरिका जो ड्रिल बेबी ड्रिल का ऐसा नारा लगाया था, वो तेल ये लोग खरीदें, तेल और गैस। वो यूरोप को सस्ती नहीं पड़ती, बहुत महंगी पड़ती है। वो अपना फायदा देखता है। और जो वेस्ट एशिया है, अगर रशिया ऑयल की सप्लाई से निकल जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे थ्रू, तो वेस्ट एशिया में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर सके। यूएई की 9 स्टेट्स में से आई थिंक 2 या 3 ड्राई हो चुकी हैं, तेल खत्म है। और ये जो $50-60 की नीचे की गेम, जो $47 $48 पे जो उनका चल रहा है, उस चक्कर में उसका जो प्रेशर पड़ रहा है यूएस की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो अलग बात है। क्योंकि जब ऑयल ऊपर नीचे जाता है ना, तो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में जाके पैसा कमाते हैं। यहाँ तो ऑयल मरने पे लगा हुआ है। रशिया को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कैप लगा दो $50 की, $47 की। ओंकार जी, हमने अपनी जिंदगी में आज से कितने साल, आई थिंक 20 साल पहले बैरल 120-130 पहुंचते हुए देखी है ऑयल की, याद होगा आपको। और आज हम 40-45 बैरल पे डील करने पे, रशिया को तोड़ने के लिए। तो ये नहीं, आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए और सिर के मुंह में तीसरा लड्डू, वो नहीं हो सकता। तो आज 1991 का अमेरिका नहीं है। अगर ट्रंप 1991 में आता, हमारे ऐसे देश जो अपना सोना मॉर्गेज करके बैठे थे, तो ये कर लेता। अब नहीं। अब तो इनसे इसराइल देखो काबू नहीं आ रहा। हाँ, इसराइल जो उसने इसका बच्चा है, उसने उसने कह पाँच दिया साल कि उसने कह दिया कि कतर में अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर हमला करूंगा।
हाँ, और जब पाकिस्तान ने मुंह खोला पाकिस्तान को चुप करा दिया और भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर दी। तो ये दिखाता है कि, इसलिए मैं कह रहा हूँ, शी जिनपिंग जब शेख हसीना से नाराज हुआ था, शी जिनपिंग जब कृष्ण ओली से नाराज हुआ था, उस लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको पता होता है कई चीज़ें हमें नहीं नजर आती, उनको सब पता होता है। तो इसलिए दुनिया डिफाइंस भी दिखाती है, आंखें भी दिखाती है, और कहीं झुक भी जाते हैं, और फिर हम एनालाइज करते हैं जो अपनी समझ होती है। लेकिन ये फैक्ट है जो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। दूसरे अजय जी, लास्ट में ये विषय भी ले लें, 4 फोन कॉल प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार ना करना, उसके बाद जब एससीओ मीटिंग समिट में गए, वहां पर जिस तरह के विजुअल्स आए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, पुतिन साहब की भी, शी जिनपिंग की, मोदी की, फिर पुतिन जी की गाड़ी में इनका 45 मिनट तक बैठ करके 1-to-1 टॉक्स करना, थोड़ा सा उसके बारे में बता भी देना कि भाई हाँ ठीक है, ये टॉक्स हुई है हमारी, कोई दबी छिपी बात थोड़ा है। और फिर अचानक ट्रंप का एक मैसेज आता है, माय डियर, माय वेरी डियर फ्रेंड करके, और महान देश बताते हैं भारत को, जो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, और अब अचानक इस संदेश से भारत का नाम गायब। एक दिन पहले का डेवलपमेंट ये कि इन्होंने अपनी गलती मानी, इन्होंने कहा कि 50% टैरिफ लगाना आसान काम नहीं था, और उसकी वजह से अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते खराब हुए। इसका मतलब ये है कि ट्रंप अब ये मान रहे हैं, और अभी तो ये भी सूचना आनी शुरू हो गई है कि क्वाड समिट के लिए भी शायद अक्टूबर में पुतिन साहब से पहले ये भारत की यात्रा कर लें, क्योंकि पुतिन साहब आएंगे दिसंबर में, तो वो एक विंडो खोलना चाहते हैं। इसलिए ये मीठे मीठे संदेश आ रहे हैं, माय डियर फ्रेंड बताया जा रहा है मोदी जी को। ये सब एक रणनीति के तहत ही फिर से डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये टिपिकल बिजनेस मैन का जो माइंड है ना, जिसने खुद कन्फेस भी किया है कि मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं गदर मचाता हूँ और फिर मैं दोस्ती करता हूँ, एक उसकी झलक है। भारत ने खड़े होके जैसे फ़ोन कॉल नहीं लिए और बोला जाओ ये है, और उसने डेलीगेशन नहीं भेजा, मगर सेम टाइम पे दो देश, इस साइज़ के देश, हमेशा अपने चैनल्स खुले रखते हैं जो पब्लिक में सामने नहीं आती। काफ़ी सारी बातें होती हैं इधर की उधर की उधर की, जैसे मैंने कहा, इनको जो सरकारों को पता होता, हमें इसलिए नहीं पता चलता बिकॉज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पता चला कि हांगकांग में अमेरिकन और इंडियन डेलीगेशन बैठ के लगे हुए हैं अपने गप्पे मारने में, कुछ करने में। वो एक है। दूसरा, शायद आप ही के एक शो में मैंने जिक्र किया था कि जिस देश ने 4 प्रेसिडेंट मारे और 5वें को जख्मी किया हुआ ना, तो उसका जो भी प्रेसिडेंट आता है उसके दिमाग पे एक सेफ्टी का इशू रहता है कि मेरे साथ ना कुछ हो जाए, बिकॉज 5 हमारा, ये देखो, एक इंदिरा गांधी जी को मारा, राजीव गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो आज तक हमारे सिर के ऊपर हैंग करता है कि यार ऐसे भी होता है। चार्ली किर्क का जो हत्याकांड हुआ, क्या जी ये एक मैसेज था? बिल्कुल। क्या ये एक मैसेज था? क्योंकि आज जो आप ट्वीट मेंशन कर रहे हैं, ये उसके बाद आया है। मैं अगर इनका दुश्मन हूँ और मुझे एक सिग्नल देना है तो मैं ऐसे ही दूंगा। मैं इनका जो बहुत घनिष्ठ मित्र है, जो उनका जो 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 आइडेंटिफाई होता है इनके साथ, बड़ा गलत काम, मतलब उस बंदे का मारना, तो देखो वो हमारे भारतीयों के खिलाफ ही बात करता था, इमिग्रेशन के खिलाफ था, वो आइडियोलॉजी है, मारना तो नहीं जस्टिफाई होता, बट उस लेवल पे तो आपको पता ना, फिर ये इंसानों की कीमत तो कुछ होती नहीं। तो अगर मैंने ट्रंप को एक मैसेज कन्वे करना है तो मैं ऐसे ही बंदे को टारगेट करूंगा जो हम ट्रंप को रखना चाहते हैं अभी फिलहाल, लेकिन कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट है? तो बहुत सारे हैं। देखिए, आप कुछ भी हो, आप यूएस के प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, हैं तो हम सारे इंसान। एक बिल्कुल। लेवल पे आके अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने बिजनेस इंटरेस्ट, हर चीज़ हमें मैटर करते हैं। ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं कि उसने वहाँ से पैसा कमा लिया, उसने यहाँ से पैसा कमा लिया, उसने ये स्टॉक मार्केट अभी क्रैश करेगी तो पैसा कमाएगा, इसने शॉर्ट सेलिंग कर दी है, वो एलिगेशंस भी हैं। तो एक इंसान जितना मर्जी कहे ना जी, जितना मर्जी फ्लैम्बॉयंट है, मैं परवाह नहीं करता, ऐसा नहीं होता। रात को जब सोता है ना वो, तो दिन का घटना चक्र सामने आ जाता है। तो बिल्कुल। मल्टीपल रीजंस हैं, और हमारा जो स्टैंड रहा है उसमें, और हमारे साथ जो साथ में पुतिन साहब आगे खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि भारत और चीन के खिलाफ ऐसी बातें मत करो। चीन ने कहा ये टैक्स वाला जो अनफेयर है, और तब कहा जब चाइना को उन्होंने 90 दिन दे रखे थे
पुतिन ने वो स्टेटमेंट तब दिया जब उससे सो कॉल्ड समझौता हो गया था आपस में अंडर हैंड। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, और इंटरनल जो डोमेस्टिक टर्माइल मचा हुआ है इस टाइम यूएसए के अंदर, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं। देखिए उस दिन कल भारतीय का गला काट के उनकी फैमिली के सामने मोटल में, ये क्या दर्शाता है? वो देश जिसकी लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की हम कसम नहीं खाते कि यार ऐसा होता है, यार अमेरिका हो, आज देखिए क्या हाल है। और वो उनकी यूनिवर्सिटीज ठप हो रही हैं बिकॉज लोकल बंदे पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर चाइनीज़, इंडियन, ज्यूज़ इन सबको निकाल दिया जाए बाहर, तो वहाँ तो यूनिवर्सिटी में स्टाफ को पे देने के लिए पैसा ना बचे। तो आपको डोमेस्टिक आपको परेशानी, इंटरनेशनली आपको एक बड़ी 3 ताकतें सामने खड़ी हैं। इजराइल जैसा एली भी आपके साथ काम नहीं कर रहा, आपने टैरिफ लगाए और अपनी इन्फ्लेशन बढ़ा दी, ऊपर से आपके साथ वाले को किसी ने ठोक दिया 3 दिन पहले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग पे खेलती हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, डेफिनेटली देयर इज अ चेंज। निचोड़ ये है कि चेंज है। यू टर्न है कि नहीं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मैं इसको यू टर्न नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि इंसान फंसा हुआ इंसान कई चीज़ें करता है कि चलो मैं भी टाइम निकालता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ जी, जी। बेवकूफ़ नहीं, वो उसने बिलियन डॉलर्स की उसकी एम्पायर ऐसे नहीं खड़ी की। बट आई थिंक अब सारे ही शतरंज के उस मोड़ पे खड़े हैं कि अब पता नहीं प्यादा किधर से आए और घोड़ा कहाँ से 2.5 कदम चल जाए। सारे ही अपने ताश के पत्ते सीने से लगा के बैठे हैं। लेट्स सी। जी। लेकिन कह सकते हैं कि जो एक मूक रह करके एक प्रेशर बनाया जाता है, उसमें तो हम मोदी को मानेंगे कि उस्ताद हैं। स्ट्रेटजिक और साइलेंस। हाँ, चुप रह करके भी बाजी पलटी जा सकती है, ये मोदी जी ने फिर दिखाया है। जी अजय जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।